एनसीईआरटी से ओवरव्यू ले लो, फिर हम लोग उससे पढ़ेंगे। अपना टॉपिक पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हम लोग एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देगा एनसीईआरटी में, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स। हमारे कान के जो ईयर लोब्स होते हैं कुछ लोगों के यहाँ पे देखो फ्री है ना, अटैच नहीं है, उसका जो लोअर पार्ट है, अब सब चेक करके देखो। ठीक है, और यहाँ पे देखो अटैच है। ठीक है, अपने अपने देख लेना और आज जाके मैच करना कि तुम्हारे मम्मी पापा के कैसे, अटैच है कि फ्री है। ठीक है ना, फ्री है। ठीक है, तो ये इस वाले में जाएगा कैटेगरी में, जिसके अटैच है वो इसमें जाएगा। तो ये जो होते हैं ट्रेड्स, ये हमारे पेरेंट्स से हमको जीन्स के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एक्वायर्ड और एक होते हैं इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं जो हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं, इनहेरिटेड जो हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, पूर्वजों से, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर सिगरेट पीता है तो जरूरी नहीं उसके मदर या फादर में कोई सिगरेट पीता हो, है ना, सिंपल से होगी, उसने एक्वायर किया है एनवायरनमेंट से। ठीक है, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। ये जितना भी तुम इस चैप्टर की स्टडी कर रहे हो, इन सबके फादर कहे जाते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल, जीजे मेंडल जो थे, ये ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, वहां से उसके बाद इन्होंने जो स्टडी की, ये स्टडी की उन्होंने सब पी यानी मटर के प्लांट पे। पी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पिजम सैटिवम। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों, होमो सैपियंस। नाम नहीं सुना कभी ये, होमो सैपियंस। यहां से आगे बढ़ते हैं, फिर ये हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो ट्रेड्स होते हैं कैसे आने वाली जनरेशंस में पास होते हैं। ठीक है, जुकाम हो गया। इसका लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। मदर फादर से कैसे डिटरमाइन होता है कि जो आने वाली प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, इवोल्यूशन टॉपिक है नहीं, तो यहां से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स का अपने पेरेंट्स से अपने आने वाली ऑफ स्प्रिंग्स में पास होना, ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग क्या पास होते हैं, ट्रेट्स। ट्रेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी छोड़ दो, ट्रेट्स का मतलब ही क्या होता है, कैरेक्टर्स, है ना, यहाँ लिखा भी है कैरेक्टर्स, विशेषताएं। जब बच्चा पैदा होता है सब लोग आज इकट्ठा हो जाते थे, वो किस पे गया, मम्मी पे गया, पापा पे गया, मोहल्ले पे गया। ठीक है, चलो मोहल्ले पे तो नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं, वो जो डिफरेंस देखने को मिलता है। वेरिएशन जब ट्विंस होते हैं तो नहीं होता है ना, यहाँ पे तो ट्विंस नहीं है इसलिए तुम्हें इतने सारे वेरिएशंस दिख रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए तुम्हें जो एग्जाम के लिए याद रखना है, डिफरेंसेस वर्ड याद रखना है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। कॉकरोच की पॉपुलेशन थी, एक कॉकरोच ग्रीन पता नहीं कहां से आ गया इसमें, तो ये वेरिएशन ही तो है उसकी पॉपुलेशन का, और सेम स्पीसीज होनी चाहिए। कॉकरोच का वेरिएशन में जज कर रहे हो तो उसको कॉकरोच की पॉपुलेशन से जज करोगे, है ना, आंट से उसको जज नहीं कर दोगे। तो पैरट्स हैं, तो पैरट्स में तो कितने सारे वेरिएशन होते हैं, ग्रीन पैरट्स होते हैं, कितने कलरफुल ब्यूटीफुल पैरट्स होते हैं। सबसे बड़ा पैरट जो पाया जाता है उसको मकाऊ बोलते हैं, मकाऊ तोता, है ना, थाईलैंड में पाया जाता है, यहाँ पे भी अपने चिड़ियाघर में। ये देखो ये तो कुछ ज्यादा ही वेरिएशन है। ठीक है, अरे कुछ भी, ये ठीक है, ये अंगूर इतने सारे खाए, ग्रीन तो खाया होगा, ब्लैक खाया होगा, रेड। ये सब शादियों में आते हैं, जब कभी शादी वगैरह होती है उसमें मिलते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी में ये टॉपिक में 2 पेज घुसे हुए थे, इसमें पूछा था कि जो ये वेरिएशंस होते हैं ये कैसे हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स, जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, द ऑफस्प्रिंग का मतलब है आने वाली जनरेशन, दे शो माइनर वेरिएशंस ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग का मतलब समझते क्या होता है, जब जैसे मदर का डीएनए और फादर का डीएनए जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो या तो डीएनए जो होता है वो एक दूसरे को कॉपी करता है ना, डीएनए जो होता है एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पाता। इसमें क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस हो जाते हैं। ठीक है, जब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती तो इसमें वेरिएशंस हो जाते हैं।
तो यही कह रहा था कि इसकी वजह से इनएक्यूरेसीज पैदा होती हैं। कब? जब डीएनए कॉपी में इनएक्यूरेसीज होती है। तो जिसकी वजह से क्या पैदा होते हैं? वेरिएशंस। डीएनए कॉपिंग में इनएक्यूरेसीज होती है जिसकी वजह से वेरिएशंस होते हैं। These variations are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction। देखो ज्यादा वेरिएशंस किसमें होते हैं? हमेशा याद रखना, एमसीक्यू का क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेस वेरिएशन देखने को मिलता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एग्जांपल बताओ, जो अपने बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सब पढ़ा है ना? वेजिटेटिव प्रोपागेशन का कोई एग्जांपल बताओ जिसमें जो हाँ स्टेम के थ्रू जो होता है, स्टेम के थ्रू जो होता है उसका एग्जांपल बताओ। रोज का प्लांट देखा है ना? गुलाब का जो पेड़ होता है उसकी स्टेम को काट के लगा दो, नया गुलाब निकल आता है ना? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्जांपल है। तुम देखो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है ना? ये सारे उसके थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थे। तो इससे पता है क्या होता है? इसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिव टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अमीबा को तुमने पढ़ा होगा, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? इसके बीच में जो सेल होती है वो डिवाइड होती है, ये वाला हिस्सा अपना अलग पेरेंट सेल बना देता है और ये वाला हिस्सा अपना अलग सेल बनाता है, ठीक है? तो ये अलग रिप्रोड्यूस हो गया, ये अलग रिप्रोड्यूस हो गया। तो वेरिएशन कहाँ मिला? जो जैसे था, जैसे पेरेंट थे वैसे चाइल्ड हो गया, है ना? तो इसमें वेरिएशन नहीं मिला। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हम लोग देखने को मिलते हैं वेरिएशंस, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है? हो सकता है बच्चा ऐसा हो जो ना मदर पे गया हो ना फादर पे गया हो, क्योंकि वो उनके नाना नानी पे गया हो, है ना? या दादा बाबा और दादी पे गया हो, है ना? ऐसा भी तो होता है। तो इतने सारे वेरिएशंस हमें तभी देखने को मिलेंगे जब कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। यही तुमको बता रहा था कि हाउ डू वी एक्वायर वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इस पैसेज में जो हमने पढ़ा कि असेक्सुअल में कम होता है, सेक्सुअल में ज्यादा होता है। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे, सम वेरिएशंस आर यूजफुल वेरिएशंस। कुछ वेरिएशन तो हमारे लिए यूजफुल होते हैं एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और ये हमको हेल्प करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट कर सके। ऐसा कौन सा वेरिएशन है नेचर ने जो हमको जैसे हम देखो जिराफ, ठीक है? लंबी आज जिराफ की गर्दन होती है, ठीक है? उतनी लंबी जिराफ की गर्दन नहीं होती थी। क्यों? पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, तो उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, अपने नेक को खींचा 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 खींचा, और उनकी गर्दन सबसे लंबी, पता है ना? जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है इसी वजह से। तो ये क्या है? ये उसका वेरिएशन का एग्जांपल तो ही है। उसने कैसे अडॉप्ट किया? अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को ढाला। जो नहीं ढाल पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर्स, ठीक है? जो आज तो अच्छी बात है, चलो डायनासोर्स नहीं है, ठीक है? ओके, तो ये कह रहा था सम वेरिएशंस आर यूजफुल और दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ये हमको हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है? सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। यही मैं बता रहा था कि कुछ लोग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते और वो दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, जैसे डायनासोर्स अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, ठीक है? ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं आज भी जो अडॉप्ट नहीं कर पाती और एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है? और ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं, ये इंसानों में भी है, पता है ना? बहुत सारी ट्राइब ऐसी हैं जो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाई और एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है? तो ये टॉपिक था एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन और ट्रेट्स। क्या रूल्स होते हैं भाई? ये ट्रेट्स कैसे जाएंगे पेरेंट्स में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अब मैं बताने जा रहा हूँ जो बोर्ड में कई बार पूछी गई है। देखो सेल होती है, ये याद रखना एग्जाम के लिए। सेल में होते हैं न्यूक्लियस। हर सेल में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स। ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है? सेल में होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए। क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स। और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन्स, ठीक है? क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। ये वाली नहीं, ठीक? सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स, ये सीक्वेंस याद हो जाएगा? एक बार देखो, सुनाओ मुझे। सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स। CNCDG, CNCDG भूल जाओ अगर कभी तो, ठीक है? सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स। शुरुआत कहाँ से हो रही है? सेल से। खत्म कहाँ पे हो रहे हैं? जीन्स पे।
और अगर तुमसे पूछे जीन्स में क्या पाया जाता है, तो जीन्स में पाए जाते हैं ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। बायोलॉजी में बोला गया है ट्रेट्स, TRAITS, ठीक है, ट्रेट्स। तो ये सीक्वेंस याद रखना, CNC ओके। ये पूरा पैसेज तुमको यही बता रहा था कि इन सब की शुरुआत होती है सेल से, फिर वो न्यूक्लियस में पास होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में DNA होते हैं, DNA में जीन्स होती हैं, और जीन से पास होते हैं कैरेक्टर्स। इस पैसेज को अगर तुम उल्टा याद करो तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। उसी को बस तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में कर देना है, ओके। तो कैरेक्टर्स बेसिकली कहाँ घुसे होते हैं? जीन्स में, है ना। कैरेक्टर्स जो बेसिकली होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं? जीन्स में। ये MCQ का क्वेश्चन है। कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू, ऑप्शन है जीन्स, सेल, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। तो याद रखना सीक्वेंस जीन्स। अब the inheritance of the character is due to the fact that both the father and mother contributes equal amount of genetic material to the child, है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल पास करते हैं मदर भी और फादर भी। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। तुम देखो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन के कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 42। ये चार्ट याद रखना जो बनाने जा रहा हूँ। देखो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 23 पेयर्स। इसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। ये जो 23rd पेयर होता है ना, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। 23rd पेयर ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, और ये डिटरमाइन करता है आने वाली प्रोजेनी को। लेकिन ये भी डिफरेंट होता है ना। मेल में ये मेल का सिंबल है, पता ही होगा, ये फीमेल का सिंबल है। मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में डबल X, यानी X और X क्रोमोसोम होते हैं। तो तुमने देखा जो एक एक्स्ट्रा पेयर है वो किसके पास है? वो मेल के पास है। तो वो डिटरमाइन कर रहा है, यानी जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन करेगा आने वाली प्रोजेनी मेल होगी या फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों जो क्रोमोसोम है वो कैसे है? XX क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कह रहा था कि सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स। ये जो 2 फैक्टर्स है ये X और Y की बात कर रहा है, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। सबसे पहले ये जो स्टडी किया ये ग्रिगोर जॉन मेंडल ने किया, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन पी प्लांट, है ना। गार्डन पी प्लांट को लेके एक्सपेरिमेंट किया एंड डिटरमाइंड द रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ये चार्ट याद रखना है तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और देखो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वो किया था पी यानी मटर पे। अगर इसको तुम्हें अभी आगे कहीं पे NCERT में ये ह्यूमन वाला भी एक कॉन्सेप्ट था, एक मिनट, ठीक, देखो ये पढ़ रहे थे एक्यूमुलेशन, ये हो गया था रूल्स फॉर इनहेरिटेंस। देखो ये जो XY और XX क्रोमोसोम होता है, अगर तुम्हें ये ह्यूमन के केस में डिटरमाइन करना है कि आने वाली प्रोजेनी का डिटरमिनेशन कैसे होता है, XY क्रोमोसोम किसके पास है? मेल के पास है। फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम है? X और X क्रोमोसोम है। ये चार्ट बनाना सीख लो कैसे करते हैं क्रॉस, ठीक है। इस वाले बॉक्स में क्या आ जाएगा? हाँ, X और X, इस वाले में X और X, इस वाले में XY, इस वाले में XY। इसका मतलब जब जो ये क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन है ना। जो भी फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें कितने चांसेस होंगे लड़का होने के और कितने चांसेस होंगे लड़की होने के? 50-50, है ना। हम कह नहीं सकते कि पूरी तरीके से लड़की होगी या पूरी तरीके से लड़का होगा। ये तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन होता है ये सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स है ना। XY एक तरफ है जिसको हम कहते हैं मेल का क्रोमोसोम्स, और ये है फीमेल के क्रोमोसोम्स। ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तो ये 50-50 चांस होता है। देखो XX इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल को बॉय को,
तो यहाँ पे हाफ हाफ हो गया। तो पहली जो जनरेशन होती है उसमें पूरे चांसेस होते हैं हाफ हाफ होने के ना, सेकंड जनरेशन से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग इसमें पीक में पढ़ेंगे तो फिर इंसानों में बताता हूँ। ओके, तो ये तो वो बता रहा है कि सीएनसी वाला जो सीक्वेंस है सेल से स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम से डीएनए में ना, इस तरह से सीक्वेंस है इसका। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम का एक चीज याद रखना, शायद पढ़ा हो कि ये जो क्रोमोसोम्स के 4 हिस्से होते हैं इसको टेलोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलोमेयर, ठीक है। और जिस जगह पे क्रोमोसोम्स के ये पेयर आपस में ज्वाइन होते हैं उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक, याद रखना, सेंट्रोमेयर। ओके, फिर आता है टॉपिक डीएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद रख के जाना पेपर में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट इज द केमिकल नेम फॉर द मॉलिक्यूल दैट कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है ना। जब जैसे तुमने देखा होगा जो बच्चे खो जाते हैं, जब वो मिलते हैं 10-12 साल बाद, तो अपने पेरेंट्स से उनकी डीएनए की वो कराई जाती है, टेस्टिंग कराई जाती है कि उनके एक्चुअल पेरेंट्स हैं कि नहीं है वो, है ना। तो डीएनए जो होता है वो कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल, है ना। और जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करते हैं ट्रेट्स, जीन्स जो होती है वो ट्रेट्स कैरी करते हैं। तो डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। और सबके डीएनए क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं ना। सबके फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? इसीलिए तो डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसमें डीएनए डिफरेंट है। ओके, डीएनए कैरी करते हैं जीन्स को। तो जीन की डिफिनेशन क्या हो गई? ये पेपर में पूछी गई है, इसकी जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। 2021 में ये आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड एलील। जीन होते हैं इज द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी में जो चीज ट्रांसफर होती है वो क्या ट्रांसफर होती है? जीन्स ट्रांसफर होती है ना। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, अभी मैंने बताया था, जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप फंक्शन। अब ये वर्ड आया फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मीनिंग होता है? जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर्स। जैसे मेंडल ने देखा है एक सीड है पी का, वो ओवल है पूरा, है ना। पूरा ओवल का मतलब पूरा गोल है। तो ये उसका कैसा कैरेक्टर है? फिनोटिपिक कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? फिनोटिपिक, है ना। जो कैरेक्टर तुमको सामने से दिखाई दे, उसके जीन से ना जुड़ा हो, वो सामने से जुड़ा हो, सामने से दिखाई देता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर कहलाता है। तो जीन क्या किससे मिलके बने होते हैं? डीएनए से, ये याद रखना है तुम्हें। और इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर फिनोटिपिक फंक्शन, ठीक। तो एलील्स क्या हो गए भाई, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर एलील्स? एलील्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। अब इसका क्या मतलब है? जैसे देखो XY क्रोमोसोम है, अगर मैं बात करूं ये तो है क्या? ये तो क्रोमोसोम्स है ना। ये क्या कैरी कर रहे हैं? जीन्स कैरी कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट जीन्स हैं। X अलग है और Y अलग है। तो ये जो X और Y है इनको हम क्या बोलेंगे? एलील्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलील्स। जैसे मान लो मैंने बोला राउंडेड सीड, राउंडेड सीड पिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक थी, फिनोटाइपिक कैरेक्टर है राउंडेड सीड, मतलब जो बीज है वो कैसा है? राउंडेड है, यानी गोल है। तो इसके जो जीन्स होंगे वो कैसे दिखाए जाएंगे? मान लो कैपिटल R, है ना। कैसे दिखाया जाएगा? कैपिटल R। देखो ये जो दो अलग अलग है इनको कहा जाता है एलील्स, लेकिन इसको एज ए कंबाइंड कहा जाता है जीन्स। आगे बात समझ में? जीन्स और एलील्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन्स के दो डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ जीन विच कंट्रोल्स हाइट इन पी plant has two alternative form. One of the allele controls tallness and while the other controls dwarfness. इसका मतलब एक प्लांट है वो लंबा है तो उसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया, अगर वो ड्रॉफ है कम हाइट का है तो उसको स्मॉल टी से डिनोट किया। है तो वो एक ही जीन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही है, हाइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वहां पे? हाइट, ठीक है। लेकिन जो उसके एलील्स हैं वो क्या है? डिफरेंट। एक कैपिटल टी और एक दूसरा कैसा है? स्मॉल टी है। आगे बात समझ में? इतना तुमने 3 चीजें टर्म देखें, एक तो डीएनए, दूसरा जीन्स और तीसरा है एलील्स।
ये कुछ और टर्म्स हैं। एक है फिनोटाइप, अभी मैंने बताया था फिनोटाइप कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दे आर द ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज डिटरमाइंड बोथ जेनेटिक मेकअप एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, है ना। हो सकता है कि बच्चा जब पैदा हुआ हो तो बहुत गोरा रहा हो, है ना, लेकिन इन्वायरमेंट में ऐसे वो रहता, अफ्रीका में मान लो पढ़ने चला गया, वो काला हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो ये उसका कैसा कैरेक्टर है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। उसका जीनोटाइपिक कैरेक्टर नहीं था, जीनोटाइपिक तो हो सकता है वो बहुत गोरा रहा हो, है ना, लेकिन अफ्रीका में जाने की वजह से वो कैसा हो गया, काला हो गया। जीनोटाइप कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, है ना। सेट ऑफ जीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कैरीज, जो बचपन से उसके अंदर जीन्स जो होते हैं वो घुसे रहते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, मींस दैट द ऑर्गेनिज्म हैड टू कॉपीज ऑफ द सेम एलील फॉर अ जीन। जैसे अगर टॉल है तो टी टी, स्मॉल है यानी ड्रॉफ है तो स्मॉल टी स्मॉल टी। कैरेक्टर्स को ध्यान से देखो, ठीक है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है पेपर पूछा जाता है। हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, जब डिफरेंट एलील्स होंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है। अच्छा तुम्हें ये पता है कि कैपिटल और स्मॉल का वर्ड ये क्यों यूज करते हैं, क्यों हम लोग कैपिटल कहते हैं, क्यों स्मॉल कहते हैं। देखो जो कैपिटल ये जो है ना, कैपिटल लेटर, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, कैसा, और जो ये कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, रिसेसिव। इसका क्या मतलब है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो दो बच्चे खड़े हैं, एक बहुत लंबा है और एक छोटा है। अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे क्या छोटा वाला दिखेगा, नहीं, क्यों, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसने उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया है। जीन्स के साथ भी यही होता है, ठीक है। अगर एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक टॉलनेस की जीन आ गई और एक रिसेसिव ड्रॉफ की जीन्स आ गई, तो अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर जो भी होगा, है ना। तो जो लंबा होगा कैरेक्टर वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। आगे बात समझ में। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डोमिनेंट क्या होते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। एक्सप्रेस कौन करेगा अपने आप को, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। अच्छा इस पे एक डाउट ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो ये है कैपिटल टी, तो मैं उसको कैसे क्या बोलोगी, क्या फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, टॉल। ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, वेरी गुड। लेकिन अगर एक स्मॉल टी है, ये प्लांट कैसा होगा, अब आगे बात समझ में ना, सिंपल है, ये होगा ड्रॉफ। लेकिन अगर एक ऐसा प्लांट है जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के जीन्स कैरी कर रहा है, ये क्या होगा, ये भी टॉल होगा। क्यों, जो डोमिनेंट होगा वो अपने कैरेक्टर्स को शो कर पाएगा, है ना, नेचर का रूल है ये। तो ये हो जाएगा टॉल। ये तीनों का एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आया, जहां पे भी बुक में देखोगी ये हाइब्रिड है, तो टॉल, स्मॉल टी तो ड्रॉप, और कैपिटल टी तो टॉल। ये बातें थी इसमें। हेट्रोजाइगोट्स अब समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया इसमें फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो हमेशा लिखा जाता है स्मॉल लेटर से, ठीक है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ग्रीगर मेंडल एंड ऑस्ट्रियन मॉन्क कौन होता है, साधु, है ना, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ये, कैरिड इंपॉर्टेंट स्टडीज ऑन हेरिडिटी। लेकिन ये अच्छे एक मैथमेटिशियन भी रहे और एक अच्छे बायोलॉजिस्ट भी रहे। अपनी क्लास में ये फेल हो गए थे तो इनको बोला गया, इनके पेरेंट्स ने, तुमको जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाओगे। इन्होंने इनकी बात दिल पे ले ली और स्टडी किया। इन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा चीज है जो उस समय सबसे ज्यादा साइंस में आ रहा है। तो स्टडी किया उन्होंने कि पी पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, लेकिन कोई अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि जब पेरेंट पी प्लांट है उससे जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो राउंड होगी कि रिंकल्ड होगी, रिंकल्ड का मतलब सिकुड़ा हुआ बीज, है ना, तो कैसा होगा ये स्टडी नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले जो अच्छे से स्टडी की थी वो ग्रीगर जॉन मेंडल ने की थी। पूरा समय अपना जीवन उन्होंने इसी चीज में बिता दिया, ठीक है। हेरिडिटी पर उन्होंने काम किया, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। He was the first person who succeeded in predicting how traits are transferred from one generation to the next generation. दुनिया के पहले इंसान थे जीजे मेंडल, जिन्होंने ये बताया कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी जो ट्रेट्स होते हैं वो एक ऑफ स्प्रिंग से नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास होते हैं।
फिर बात आती है कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पिजम सैटिवम। क्या होता है? सैटिवम। ह्यूमन अच्छा लगा पी प्लांट में। नॉर्मली देखो हम लोग भी मटर फोड़ते हैं, खाते हैं, खाती है मटर अच्छी लगती है, तहरी वगैरह में देखो मटर कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। तो पी प्लांट को उन्होंने क्यों चुना? उसके बहुत सारे रीजन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम्हें याद रखना है। पहला तो ये, दे कैन ग्रो इजिली इन लार्ज नंबर। जो मटर का पेड़ होता है वो जल्दी से जल्दी लार्ज नंबर में ग्रो हो जाता है। दे कैन बी ईदर सेल्फ पॉलिनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? फ्लावर लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना? जो बाइसेक्सुअल होता है। हाँ ठीक है, जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। तो वो अपने ही प्लांट्स के फ्लावर्स के जो एंथर्स और गैमेट्स होते हैं ना, वो उसमें फ्यूज होके रिप्रोड्यूस होते हैं एक ही प्लांट में, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक प्लांट से जो एंथर्स होते हैं वो दूसरे प्लांट पे जाते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन से क्यों उन्होंने चुना। तो पहला जो रीजन था, इजिली ग्रो हो सकता था। दूसरा रीजन सेल्फ पॉलिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन की उसको जरूरत नहीं पड़ती, दूसरे प्लांट स्पीशीज की जरूरत नहीं पड़ी। themselves और क्रॉस पॉलिनेटेड विद अनदर प्लांट। अनदर प्लांट से भी उसको इजिली करा सकते थे, सेल्फ तो करते ही करते थे, अनदर से भी करा सकते थे। दे कंटेन मैनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कितने टोटल कैरेक्टर्स उसने देखे थे? 7, ये याद रखना है। पी में टोटल कितने कैरेक्टर्स उसने देखे थे? 7 लकी नंबर होता है। 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 डेज, 7 फेरे, 7 फेरे होते हैं। और 7 क्या होता है? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना? 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और पी में भी 7 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। सोचो कनिका तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 मार्च। तेरी? 13 मई। तेरा अनलकी नंबर तेरा अनलकी नंबर होता है कोई बात नहीं। मार्च 13। 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। अब तुमसे कभी भी कोई पूछेगा कि आपका कब होता है? 22 जून। 22 जून किसका होता है? नहीं, 22 में साल होता है। जुलाई में होता है। जुलाई में 22 जून को होता है। नहीं भाई, अरे होता है एक, मेरी फ्रेंड का। चलो बताओ, पिज्म का ही प्लांट क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि वो उसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता है और इजीली ग्रो हो सकता है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। इसको 4-5 पॉइंट में याद रखना कि तुम बोर्ड में कैसे लिख के आओगी, है ना? उसके हिसाब से जो भी तैयारी करो तुम बस ये देखो क्या वो रेलिवेंट है पढ़ने के हिसाब से। ओके, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के तुम्हें नाम याद रखने हैं, ठीक है। हम लोगों ने याद किया था भाई। देखो पहले तो तुम कैरेक्टरिस्टिक याद कर लो। फ्लावर का कलर कैसा था, प्लांट की हाइट कैसी थी, कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दो, बस ये अभी याद रखो। सीड का कलर कैसा था, सीड का शेप, पॉड का कलर, पॉड का मतलब जिसके अंदर सीड होता है उसको पॉड बोला गया, है ना। पॉड का शेप कैसा था और फ्लावर की पोजीशन कहाँ थी। अब इसके अंदर की बात करते हैं। कितने कैरेक्टर है? पहला है फ्लावर से रिलेटेड, दूसरा है प्लांट, फिर है सीड, सीड के 2, पॉड के 2 और फ्लावर, ठीक है। फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन एक साथ याद कर सकते हो। फ्लावर का कलर और फ्लावर की पोजीशन 2, पॉड 2, सीड 2 और 1 प्लांट की हाइट। कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं? 2 फ्लावर, 2 सीड, 2 पॉड, 1 प्लांट की हाइट। कौन से 7 कैरेक्टर्स है? 2 फ्लावर, 2 सीड, 2 पॉड और प्लांट हाइट। याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से याद रखना है पेपर में। अब देखो तुमने पढ़ा था एलील्स होते हैं, 2 डिफरेंट फॉर्म्स दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। फ्लावर का कलर या तो उसने देखा या तो पर्पल कलर के फ्लावर्स हो रहे हैं। वैसे तुमने देखा होगा जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं पी के, वो पर्पल कलर के होते हैं। कभी देखा है पी का पेड़, मटर का पेड़, ठीक है। और जो रिसेसिव ट्रेट था वो था व्हाइट। रिसेसिव का मीनिंग जो दब गया, लेकिन जो उभर के आया वो कहलाया डोमिनेंट। मतलब ये जितने भी चीजें ये सब देखने में अच्छी लगेंगी, ये जितनी भी चीजें देखने में खराब लगेंगी। डोमिनेंट ट्रेट, फ्लावर कलर कैसा था? पर्पल। प्लांट की हाइट टॉल, सीड का कलर येलो, अच्छा सीड माना गया। शेप अगर राउंड है तो बहुत अच्छा है। पॉट का कलर ग्रीन, पॉट का शेप इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेट का मतलब कभी मटर को देखो, जो मटर एकदम फूली फूली होती है, बहुत अच्छी से लगती है, उसको फोड़ो तुरंत खा लो, मीठी मीठी मटर होती है ना। अभी ठंडी आ रही है, मटर का समय आ गया, हर चीज में मटर पड़ेगी।
फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है टिप पे निकलना, है ना, और यहाँ पे जो है वो टर्मिनल है, ठीक है, एकदम एंड पे निकलना। देखो एक्सियल और इसको समझो, एक्सियल और टर्मिनल में क्या डिफरेंस है। जैसे ये एक स्टेम है, अगर यहाँ पे फ्लावर निकल रहा है तो ये एक्सियल कहला रहा है, और अगर इस स्टेम के एकदम एंड पे फ्लावर निकल रहा है तो वो कहलाता है टर्मिनल पोजीशन। आगे बात समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल एंड टर्मिनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर, ठीक है। एक्सियल का मतलब होता है स्टेम पे कहीं पे भी, लेकिन जो टर्मिनल होता है वो हमेशा टॉप पे होता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन। ओके, तो 7 कैरेक्टर्स में याद रखने, 7 कैरेक्टर्स के 2 डिफरेंट टाइम फॉर्म्स ऑफ एलील याद रखने, डोमिनेंट ट्रेट उसके कौन से थे और रिसेसिव ट्रेट। इसी तरह से कलर इसका व्हाइट है, ये शॉर्ट है, शॉर्ट हाइट, ग्रीन, रिंकल्ड, येलो, कंस्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई मटर, है ना, जिसको फ्लैट बोलते हैं, और ये फुल है यानी इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेट का उल्टा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्टेड मटर। एक एक्सियल पोजीशन है तो रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, टर्मिनल। अगर उसने एमसीक्यू में पूछा, जैसे 2015-16 में एक एमसीक्यू आया, थोड़ा सा डिफरेंट था उस समय बच्चों के हिसाब से, कि इसमें से कौन सी ट्रेट रिसेसिव नहीं है, इसमें से कौन सा ट्रेट रिसेसिव नहीं है। अब तो या तो बच्चों को पता हो कि डोमिनेंट ये होते हैं और रिसेसिव ये होते हैं, बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, वो याद कर लिया, ये याद कर लिया, वहां तो बना के आते हैं अपने आप से। टीचर भी नंबर देता है, अंदर बहुत कम ही टीचर पढ़ते होंगे। कैपिटल आर 2 बार लिखो, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, सॉरी, स्मॉल आर, एक बार लिखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक बार लिखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये समझ में आया मैंने क्या बताया। 2 बार कैपिटल आर, 2 बार स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। जैसे इधर लिखा है वैसे तुम्हें उधर भी यही काम करना है, ठीक है। इसी तरह से फिर एक बार इधर लिखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये रिंकल्ड और येलो और ये सब देख के बता रहा हूँ, जो पेपर में आएगा वो टॉल और ड्रॉफ के बेसिस पे भी हो सकता है ना। तुम बस ये सीख लो कि क्रॉस सर ने कैसे कराया था और ये कैसे लिखा था। मतलब 2 बार तुम्हें कैपिटल के लेटर्स को लिखना है, 2 बार स्मॉल लेटर्स को लिखना है। जो अगला ट्रेड होगा उसका अल्टरनेटिव पे चलता है, ठीक है। फिनोटिपिक जो रेशियो निकल के आता है इसमें 9:3:3:1 निकल के आता है, ये तुम्हें याद रखना है। अभी क्या बताऊंगा ये रेशियो कैसे होता है, ठीक है। मैंने बताया यहाँ से जो रेशियो निकल के आता है, ये पढ़ा है, है ना। ये F2 जनरेशन का रेशियो होता है, F2 का, और F1 का कितना होता था, 3:1। अभी बताऊंगा, सब भूल गए हो। F1 में 3:1 होता था और F2 में 9:3:3:1 होता था। कैसे होता था, उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, आप देखना क्रॉस करते हैं सबका 1 by 1। आर है और आर है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर। यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई हो जाएगा, नीचे वाले में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये इसको सप्रेस कर देगा। फिर इस वाले में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये कैपिटल है। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, है ना। एक तो ये हो गया। अब सेकंड वाले कॉलम में देख लो, एक मिनट, इसका कलर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर से कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर है कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। फिर तीसरे वाले कॉलम में आ जाते हैं हम लोग, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। हमेशा तुम्हें लिखना है पहले डोमिनेंट कैरेक्टर, फिर लिखना है तुम्हें रिसेसिव कैरेक्टर अगर है तो। फिर यहाँ पे स्मॉल आर, फिर है कैपिटल वाई, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल, उधर भी कैपिटल है। नीचे वाले में आ जाओ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पेपर में भी कंफ्यूज नहीं हो जाना ना, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई था, है ना। ओके, लास्ट में आ जाते हैं हम लोग। तो देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई, ये हो गया। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, एक सेकेंड। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल ओके, नेक्स्ट करेक्टर पे आते हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया तुम्हारे। इस तरह से मेंडल ने देखा कितने टोटल कैरेक्टर्स बने, 4 12 8 12 16, टोटल कितने कॉलम्स यहाँ पे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, 16 कैरेक्टर। इसमें से वो कैसे बताया उसने कि 9:3:3:1 का रेशियो। देखो जो 9 थे, है ना, 9 निकले हैं राउंड और येलो। देखते हैं क्या राउंड और येलो वाकई में है 9, हम लोग भी देख लेते हैं। तो एक मिनट, पहला जो था वो था राउंड और येलो। बेटा एक चीज याद रखना है, राउंड के लिए तुम्हें लेना है कैपिटल आर को, है ना, और येलो के लिए किसको देखोगी, कैपिटल वाई को। राउंड के लिए देखना है कैपिटल आर को, येलो के लिए देखना है कैपिटल वाई को। कहां कहां तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, है ना, और ये 9 हो गया, ठीक है। बस यही तो है जहां तुम्हें कैपिटल आर और कैपिटल वाई देखने को मिले। तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, जहां तुम्हें कैपिटल आर और कैपिटल वाई को देखने को मिल रहा है। आगे वाला नहीं देखना है कि आगे कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है कि कैपिटल वाई है कि स्मॉल वाई, आगे वाले से मतलब नहीं है। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही तो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो हम आगे वाले से मतलब ही नहीं रह जाता है। तो तुम्हें देखना है कहां पे तुम्हें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखाई दिए। तो हमने देखा यार तो एकदम सही है, 9 निकल रहे थे, तो उसने देखा कि जो F2 जनरेशन की राउंड येलो है वो टोटल कितने हैं, 9 है। क्या इतनी बात समझ में आई? ओके, यहां से आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखना है हमें राउंड और ग्रीन। नेक्स्ट देखना था राउंड और ग्रीन। राउंड का मतलब हो गया कैपिटल आर और ग्रीन का मतलब हो गया स्मॉल वाई। ये कहां तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और गए हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है। सर जो मतलब उसमें राउंड येलो हो चुके उन्हें काउंट नहीं करेंगे? नहीं, वो तो आएंगे नहीं वैसे भी। स्मॉल ग्रीन, तुम्हें पहला वाला इधर स्मॉल वाई होना चाहिए, है ना। इसमें देखो क्या है, क्या कैपिटल नहीं, ये तो कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल है कैपिटल, यहां तक तो सब कैपिटल थे पहले वाले। आगे बात समझ में। सेकंड वाला का पहला स्मॉल वाई कहां कहां दिखाई दे रहा है, बस वो देखो। तो कितने ढूंढे, एक तो ये हो गया कैपिटल आर, देखो ये स्मॉल वाई है, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है, देखो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, और भी कहीं घुसा हुआ है ना, एक ये था और कैपिटल नहीं, तीसरा कौन सा था, रेड के बगल में येलो वाला, ये है, सॉरी, अच्छा वो ग्रीन में सोच रहा हूँ कहाँ चला गया, ये है और ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, अभी तो 3 हुआ, तो ये कितना था 9 और ये है 3, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कैसे ढूंढ रहे हैं? बोर्ड में ये क्वेश्चन 4 नंबर में तुमसे इतनी मेहनत करवाएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो था वो था रिंकल्ड येलो। देखो भाई रिंकल्ड येलो कहां पे दिखाई दे रहा है, रिंकल्ड भी हो और येलो भी हो, रिंकल्ड येलो। अब रिंकल्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल आर से, और ये कैपिटल वाई से। पहला वाला ट्रेड कहां स्मॉल आर है, देख लो, पहला ट्रेड स्मॉल आर कहीं दिखाई दे रहा है, यस सर, रेड मींस थर्ड, ये है ना, और दूसरा वाला कैपिटल वाई, वेरी गुड, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रेड का फोर्थ, स्मॉल आर कैपिटल वाई, तीन ही तो बने, ठीक है। 9 3 3 लास्ट में सारे रिसेसिव करेक्टर, यानी कि
रिंकल्ड ग्रीन, दोनों रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, रिंकल्ड भी हो और ग्रीन भी हो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। स्मॉल आर स्मॉल वाई बस एक ही तो था, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा रेशियो 1। तो इन्होंने देखा जो F2 जनरेशन होती है उसमें मिलता है हमको रेशियो 9:3:3:1। कहती बात समझ में आई कैसे निकाला गया था। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में तुमको यही दे के पूछेगा, ठीक, वो तुमको इसमें से कोई भी कैरेक्टर दे सकता है। हो सकता है पॉट का कलर दे दे ग्रीन और रिसेसिव ट्रेट में येलो दे दे, एक तो ये कैरेक्टर, और दूसरा इसकी हाइट का साथ वेरिएशन दे सकता है, प्लांट की हाइट और मतलब टॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। कल मैं इसके क्रॉस करा के प्रैक्टिस करवा लूंगा, तुम लोग खुद से निकाल लेना ताकि एग्जाम में डर ना लगे कि यार ये सब क्या हो गया। अभी तो तुम लोग यहाँ बैठो, इजी समझ में आ जाता है, जब खुद से लगाओगे ना तो बहुत सारी गलतियां होंगी अभी इसमें, ठीक है। F1 का रेशियो कितना था 3:1 और F2 का रेशियो कितना था 9:3:3:1, ठीक है, ओके। ये जो तुमने पढ़ा ये था पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर जो तुमने पढ़ा वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। क्या हो गया, तक गई, ठीक है। जब हम दो रेशियो को लेके कराते हैं तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो कहलाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मेंडल ने दो लॉ दिए, एक मेंडल का फर्स्ट लॉ था, एक मेंडल का सेकंड लॉ था। ये तुम्हें याद रखना, पेपर में आता है। फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब्स द सेपरेशन ऑफ द टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडिटी फैक्टर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। सेकंड लॉ प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स और डिफरेंट जीन्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। बस देख लो, अभी समझा रहा हूँ सर। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो यूजेस है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यूजेस है डाई हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि जब मेंडल ने एक कैरेक्टर यानी एक ट्रेट को लेकर क्रॉस किया उसको कहा जाता है मेंडल का फर्स्ट लॉ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस लॉ में है, फर्स्ट लॉ। जब मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को लेकर क्रॉस किया उसको कहा गया है सेकंड लॉ, यानी कि टू ट्रेट्स लेके उन्होंने क्रॉस किया, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। बस इसका सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि सेकंड लॉ का दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका सेकंड नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये दो डिफरेंस तुम्हें याद होना चाहिए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसको कहा जाता है, फर्स्ट लॉ को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेकंड लॉ को, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉस में कितना मिल जाता है 3:1 और सेकंड में डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 करता है XY और फीमेल पास करती है XX। क्रॉस करा लो XX फिर से XY, इन दोनों का XX और इन दोनों का XY, ठीक है। ऐसे कभी भी मत क्रॉस करना पेपर में, हमेशा इसी तरह से करना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। डब्बा बना के करो, कभी पेपर में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पहली जो जनरेशन होती है उसमें 50-50 चांसेस होते हैं, 1:1 हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से डिटरमाइन किया जाता है सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब तो तुम देखो, वैसे तो अल्ट्रासाउंड बैन है, गांव में पहले लोग क्या करते थे कि फीटस मेल है कि फीमेल जानने के लिए चेक करवाते थे। अब तो जुर्माना पड़ गया, अब बहुत सारे हॉस्पिटल बंद भी हो गए, है ना। गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए हमें लगता है कि सदियों से जिल्लत चली आ रही है, बहुत सारी कोशिश होती है ना। आज भी बहुत सारे लड़कियां हैं जिनको पैदा नहीं होने दिया जाता है गाँव में, ठीक है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जितना एजुकेशन पे खर्चा कर सकते हैं गर्ल्स पे, वो एक दिन पेरेंट्स उससे डबल दे सकती है। अगर खर्च तो करो, पेरेंट्स खर्च ही नहीं करना चाहते, करते हैं तो तुम लोग कितने भाई बहन हो करेंगे? छोटा भाई किस क्लास में? 4th। तुम लोग, तुम? 3 भाई, अच्छा। एक बड़ी सिस्टर है, वो क्या करती है? अच्छा, कहाँ से? डिग्री कॉलेज से। क्या नाम है? अभी भी कर रही है? अभी है फर्स्ट। नाम क्या है? दिव्या शर्मा। कहीं ना नंबर बढ़वाने हो, कुछ भी करवाना हो, संपर्क करें बिना किसी पैसे के बिना किसी टेंशन के, बिना किसी पैसे के सब काम करवा सकते हैं वहाँ। डिग्री कॉलेज से तो मैंने BA किया है,
चलो मार पिटाई कुछ भी हो सब बताओ। चलो देखो, वेरिएशंस मे और मे नॉट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, सम वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। कुछ वेरिएशंस अच्छे होते हैं, जो चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ा था, कुछ वेरिएशंस अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। और सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, ठीक। ये पढ़ लेना, इसमें बीटल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ कलर वेरिएशन अकर्स इन रेड बीटल्स एंड सम ब्लू बीटल्स आर प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ रेड बीटल्स। ये कह रहा है कि रेड बीटल्स जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं अचानक उसमें कलर का वेरिएशन होता है और ब्लू बीटल्स पैदा हो जाते हैं, है ना। बोथ द रेड एंड ब्लू बीटल्स आर विजिबल टू क्रोज, क्रोज माने कौवे, उनको देखते हैं, एंड आर ईटन बाय देम, और उनको खा जाते हैं। देन द पॉपुलेशन ऑफ बोथ रेड एंड ब्लू बीटल्स डिक्रीजेज, और इस तरह से उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दिस वेरिएशन हैज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, इस वजह से बीटल्स कभी भी क्या नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि कभी कभी वेरिएशन अच्छा नहीं होता। तुम देखो ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो उनका कलर है बहुत विजिबल है कौओं को, क्रोस को, है ना। रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स, कौवा देखता है आता है खा जाता है उठा के, पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती। चलो, acquired traits cannot be passed from one generation to the next। सिंपल सी बात है, दो ट्रेड होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड और एक्वायर्ड ट्रेड। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं वो कभी पास नहीं होते। तुमने ड्रिंक करना स्टार्ट किया, क्या तुम्हारे फैमिली में कोई करता था, नहीं करता था, कौन करता था, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा एक्वायर्ड ट्रेड है, तुमने इनकी संगति में रहा हो, तुमने सीखा, ठीक है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक इवोल्यूशन का के पहले वाला टॉपिक है, स्पेसिएशन क्या होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज, क्या होता है स्पेसिएशन, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज बोलो, Formation of new species from existing species। पिछली स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का बनना कहलाता है स्पेसिएशन, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ स्पेसिएशन। तो 5 फैक्टर्स है, एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रेट्स या वेरिएशंस, फिजिकल बैरियर्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और माइग्रेशन, ठीक है। इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अलग से बोर्ड में पूछा गया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। चलो देखिए एक 1 by 1 करके इसको खत्म करते हैं आज। Individuals of the same species is called variation. The accumulation of variation over several generations produce new species। इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। फिजिकल बैरियर देख लो क्या होता है। Populations may get separated by physical barriers like mountains, rivers, lakes. These isolated groups produce variations which can produce new species। Drift बहुत important है, genetic drift। Natural calamities or introduction of new members of the same species in an area can produce changes in the gene pool of the population। तुम देखो पेरेंट्स, मदर और फादर दोनों की आइज का कलर ब्लैक था, लेकिन जो बेबी हो गया उसकी आइज का कलर ब्लू हो गया अचानक से। ऐश्वर्या राय कैसे हुआ, जब एकदम से कोई नया वेरिएशन हो जाए पूल में, है ना। एक और जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जांपल है कोरोना। जब कोरोना आया तो हमारे अंदर अपने आप एक इम्यूनिटी पैदा हुई थी जिसको बोला गया था हर्ड इम्यूनिटी, HERD इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। सब बोला है। ये सब चीजें याद रखना, आपने बोर्ड में लिखा होगी ना तो टीचर खुश हो जाएगा, बच्चों को इतनी नॉलेज कहाँ से आई ना। एक होती है हर्ड इम्यूनिटी, ये अपने आप एक्वायर हो जाती है जब हमारे पास क्या आती है, नेचुरल कैलामिटी। कोरोना एक नेचुरल कैलामिटी ही तो थी, है ना। उससे पता है क्या हुआ, हम लोगों ने हेल्दी डाइट लेना शुरू किया 2 साल में, है ना। 2 साल में हेल्दी डाइट लेना शुरू किया। जिन्होंने लिया दिन रात काढ़ा पी रहे हैं, ये बना रहे हो तुलसी का, ये करके वो करके दिन रात, मम्मी परेशान हो गई, ये लेते रहो वो लेते रहो, घर से बाहर ना निकलो। लेकिन ठीक था, जो लोग घर के अंदर थे वही जिंदा बचे हैं, जितने